चलिए बेटा यूनिट 5 चैप्टर 17 आप पढ़ रहे हैं। दिस इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और यहाँ पर जो आपका टॉपिक चल रहा है दिस इज द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। मतलब हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल की खोज किस तरीके से है और जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली है क्या। जेनेटिक मटेरियल की जो सर्च है इसके लिए जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ये 1928 में किया गया ग्रिफिथ के द्वारा, नेम्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से क्या हमें पता चल पाया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? नहीं पता चल पाया। ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो ये किसने बताया? एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकॉर्टी ने। इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बताया कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, बट नॉट ऑल द बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। सारे वैज्ञानिक इनकी बात से सहमत नहीं थे। तो दो काम हम कर चुके हैं इस टॉपिक में, वन इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड सेकंड इज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब तीसरा काम, तीसरे साइंटिस्ट हैं यहाँ पर हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। तो इसमें तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है दिस इज हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। दो साइंटिस्ट हैं। सबसे पहली चीज, दो बातें, एक्सपेरिमेंट कब किया गया और किस पे किया गया, है ना। जैसे अलग अलग जगह आप पढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर किया गया। उसी तरह से अगर हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये एक्सपेरिमेंट 1952 में किया गया ऑन द बैक्टीरियोफेज। Bacteriophage. This is also named as bacterial virus. चैप्टर बायोटेक में हमने बात की इस बारे में कि जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो थोड़ा सा इस वायरस की हम बात करते हैं। रेड पेन चाहिए बेटा। बैक्टीरियोफेज वायरस की अगर बात की जाए तो इस वायरस में स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले इसका। बैक्टीरियोफेज वायरस का ये पहला पार्ट है, दिस इज नेम्ड एज हेड रीजन। इसके बारे में वायरस टॉपिक में पढ़ेंगे, लिविंग वर्ड। नेक्स्ट यूनिट आपकी होगी ह्यूमन वेलफेयर और उसके बाद लिविंग वर्ड स्टार्ट होगी, ठीक है। दिस इज द हेड रीजन। हेड के बाद दिस इज नेक भी होती है, दिस इज कॉलर। बोलो ऐसा नहीं कि हेड है तो नेक ही होगी, दिस इज कॉलर। कॉलर के बाद एब्डोमेन, दिस इज सीट, दिस इज सीट। और उसके बाद लेग, टेल, फाइबर्स। तो ये आना चाहिए आपको, मतलब ये तुक्का नहीं लगा सकते आप कि हेड, नेक, एब्डोमेन और लेग ऐसे करना, ठीक। वायरस में चार पार्ट हैं बैक्टीरियोफेज में। दिस इज हेड रीजन, दिस इज कॉलर, दिस इज सीट एंड दिस इज टेल फाइबर। एनसीईआरटी में दो जगह फिगर दिया गया है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब वैसे ज्यादा ट्रेंड है नहीं आपके नीट के एग्जाम में। 2013 तक फिगर का ट्रेंड खूब रहा। 13 के बाद से फिगर धीरे धीरे कम होते चले गए और अब नीट के एग्जाम में फिगर नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन ट्रेंड कभी भी बदल सकता है। इसलिए फिगर पे थोड़ा सा हम फोकस करते हैं कि फिगर बेस अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया है ना, ये किससे बना हुआ है? कौन सा केमिकल है? प्रोटीन। ये पूरा जो वायरस आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? प्रोटीन। तो दिस इज प्रोटीन। मतलब वैसे इस स्ट्रक्चर का नाम तो हेड है, लेकिन हेड बना किससे है? प्रोटीन से। अच्छा, अब ये जो हेड रीजन है इसके अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल जो कि है डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये देखिए, तो वायरस आप जानते हैं दो चीजों से बना होता है ना, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए। अगर टीएमवी की बात करें तो उसमें प्रोटीन और आरएनए है।
HIV में प्रोटीन और RNA है और बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन और DNA। तो वायरस हमेशा दो चीजों से बना होता है, प्रोटीन एंड DNA। अब हर्शी और चेस ने क्या किया, इन्होंने इस वायरस को लिया और इस वायरस को इन्होंने ग्रो करा दिया इन द फास्फोरस 32 मीडियम एंड सल्फर 35। ध्यान देंगे, देखिए फास्फोरस के दो आइसोटोप हैं हमारे पास, ठीक है, एक है फास्फोरस 32 और दूसरा है फास्फोरस 35। क्या अंतर है दोनों में, देखते हैं जरा। सल्फर की पहले बात कर लीजिए। सल्फर जो नॉर्मली आप पढ़ते हैं, सल्फर की अगर बात की जाए तो इसका एटॉमिक वेट कितना है, 32। दिस इज नॉन रेडियो एक्टिव। और अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल फास्फोरस की तो ये होता है फास्फोरस 30 एटॉमिक वेट, ये तो नॉर्मल है जो आप जानते हैं। अब अगर रेडियो एक्टिव सल्फर की बात की जाए तो रेडियो एक्टिव सल्फर इज 35। जो रेडियो एक्टिव उसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है, और फास्फोरस जो रेडियो एक्टिव है दिस इज 32। तो दिस इज रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड दिस इज रेडियो एक्टिव सल्फर। अब इन्होंने क्या किया, कुछ वायरसेस को S35 में और कुछ वायरसेस को P32 मीडियम में ग्रो कराया। तो देखते हैं क्या होगा। जब इस वायरस को आप, वायरस में दो चीजें हैं केवल, प्रोटीन एंड DNA। जब इस वायरस को आप सल्फर 35 में ग्रो कराएंगे तो ये वायरस मल्टीप्लाई करके नए वायरस का फॉर्मेशन करेगा और नए वायरस में जो सल्फर 35 है ये कहां पहुंचेगा, DNA में या प्रोटीन में? कहां पर? प्रोटीन में। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है, कहां पर? सिस्टीन एंड मेथियोनिन। Protein is made up of amino acid and sulfur containing amino acid are cysteine and methionine। और DNA में सल्फर नहीं जाएगा, DNA में रेडियोएक्टिविटी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि DNA में सल्फर नहीं है। DNA में कौन कौन से एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। सल्फर नहीं है। तो अब मैं उस वायरस का फिगर आपको दिखाता हूं जिसे S35 मीडियम में ग्रो कराया गया। जो रेडियो एक्टिव होगा वो रेड कलर से और जो नहीं होगा उसके लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लूंगा, ब्लैक। तो जब वायरस को आप S35 मीडियम में ग्रो कराएंगे, मैं वायरस को सिंपली ऐसे दिखा रहा हूं, तो इसका जो प्रोटीन है क्या हो गया, रेडियो एक्टिव रेड कलर से, और जो DNA है ये रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। बात समझ में आ रही क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि DNA में सल्फर है ही नहीं और प्रोटीन में सल्फर होता है, इसलिए जब सल्फर 35 में ग्रो कराएंगे तो वायरस में जो प्रोटीन है उसमें सल्फर 35 पहुंचेगा और प्रोटीन कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। कुछ वायरसेस को फास्फोरस 32 के मीडियम में ग्रो कराया गया। अब आप सोचिए कि जब इस वायरस को हम फास्फोरस 32 में ग्रो कराएंगे तो क्या होने वाला है। प्रोटीन और DNA दो चीजें हैं और फास्फोरस कहां पे, प्रोटीन में या DNA में? DNA में। प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होती। प्रोटीन में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस नहीं। तो जिन वायरस को मैं फास्फोरस 32 के मीडियम में ग्रो कराऊंगा उनमें रेडियो एक्टिविटी कहां दिखाई देगी, DNA में। और प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगा। जो रेडियो एक्टिव नहीं है वो ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूं और जो रेडियो एक्टिव है उसको रेड कलर से। अब इस केस में DNA रेडियो एक्टिव हो गया।
बेसिक अभी चल रहा है, अब एक्सपेरिमेंट मैंने शुरू नहीं किया है। एक्सपेरिमेंट में कहता हूँ ना 2 मिनट का काम होता है। बेसिक जान लीजिए कि ये क्यों हो रहा है। जिन वायरसेस को सल्फर 35 में ग्रो कराएंगे उनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं है। जिन वायरसेस को फास्फोरस 32 में ग्रो कराएंगे उनका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं है। अच्छा, अगर मैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन ले लूं तो रेडियो एक्टिविटी दोनों में आ जाएगी। मैं रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन ले लूं तो दोनों में रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, हर्शी एंड चेस ने। उन्होंने 2 ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट किए जो डीएनए और आरएनए में वेरिएबल हैं, अलग अलग हैं। अब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। अब ये वायरस है तो ये अटैक करेंगे किस पे? बैक्टीरिया पे। मैं बैक्टीरिया दिखा दूं आपको। दिस इज द बैक्टीरिया। इस वायरस ने बैक्टीरिया पर अटैक किया जिसको मैंने S35 में ग्रो कराया था, और इस वायरस ने बैक्टीरिया पर अटैक किया जिसको फास्फोरस 32 मीडियम में ग्रो कराएगी। ये 2 बैक्टीरिया होस्ट हैं। 2019 में यह बात हमें पता है कि जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो इन्फेक्ट करने के बाद वायरस से बैक्टीरिया में क्या जाएगा? डीएनए। ये 2019 में हम जानते हैं, लेकिन 1952 में ये बात पता नहीं थी। और चूंकि हम फिगर दिखा रहे हैं इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट होगा लैब में, आप इमेजिन करिए कि लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वायरस बैक्टीरिया पे अटैक कर रहे हैं, क्या आपको दिखाई देगा? ये नहीं ना, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया से हजारों गुना छोटा है और बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर जो आप देख नहीं सकते, तो दिखाई नहीं देगा आपको। ये तो आपको मैं फिगर दिखा रहा हूं इसलिए आपको नजर आ रही चीजें, ठीक है? अब ध्यान दीजिए। अब ये जो डीएनए है ये एंटर करेगा इस बैक्टीरिया के अंदर। और इधर भी ऐसा ही होगा। जब वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया पे तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एंटर करता है बैक्टीरिया में। और मुझे पता तो है नहीं, हम 1952 में तो हमें ये नहीं पता है कि क्या एंटर करता। आप मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या एंटर कर रहा है, ये तो फिगर में आपको नजर आ रहा है ना। एक्चुअल जब एक्सपेरिमेंट होगा तो ये हर्शी और चेस को दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर वो पता कैसे लगाएंगे? अब देखते हैं। इन्फेक्शन कराने के बाद अब ये जब यहां से जेनेटिक मटेरियल वायरस से बैक्टीरिया में चला जाएगा तो क्या बचेगी? केवल प्रोटीन, केवल प्रोटीन बचेगी ना, इस तरीके से। ये देखिए, केवल एक प्रोटीन बचेगी, इसे कहेंगे सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट। अभी तक ये वायरस था, अब इसे आप सुपरनेटेंट कहेंगे क्योंकि इसमें केवल प्रोटीन बची। डीएनए तो अंदर चला गया, लेकिन क्या अंदर गया इसके बारे में मुझे जानकारी अभी नहीं। इन्फेक्शन कराने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सुपरनेटेंट और बैक्टीरिया को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। तो चलिए मैं अलग करके एक फिगर बना दूं। यही बैक्टीरिया है जिसमें इन्फेक्शन हुआ है वायरस का, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल एंटर कर चुका है। इस वाले को देखिए, ऐसा यहां पे हमने किया सेंट्रीफ्यूगेशन, और सेंट्रीफ्यूगेशन से जो बैक्टीरिया है और सुपरनेटेंट है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया में पहले दिखा दूं आपको, दिस इज बैक्टीरिया, और इसके अंदर जो डीएनए वो मैं दिखा दे रहा हूं आपको, और इसका सुपरनेटेंट इधर बना दे रहा हूं ब्लैक कलर से। सब कलर का ही खेल है यहाँ पर। ये एक्सपेरिमेंट हर्शी और चेस का, क्या क्या इससे साबित होगा समझते हैं बात को।
सबसे पहली चीज कि अगर आपको रेडियो एक्टिविटी का पता लगाना है तो इसके लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसे कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। टेक्निक का नाम है ऑटो रेडियोग्राफी। मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी आपको रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल में डिफरेंस करना है तो आप किसका यूज करेंगे? ऑटो रेडियोग्राफी का। अगर आपको हैवी और लाइट में डिफरेंस करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन का आप यूज करेंगे। बहुत बेसिक बातें आज आप सीख रहे हैं। अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के अगर कंपाउंड हैं तो उनको अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन, और रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव का पता लगाने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी। अच्छा, अब कुछ और बेसिक बातें मैं बताता हूं। जेनेटिक मटेरियल उसे कहेंगे जो वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो। पिछले टर्न पे भी मैंने कहा था ना कि एस स्ट्रेन मरे हुए बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन में जो जाएगा वही जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। तो जब वायरस इन्फेक्शन कॉज करेगा बैक्टीरिया को तो जो वायरस से बैक्टीरिया में जाएगा वही जेनेटिक मटेरियल होगा। यहां तो आपको डीएनए नजर आ रहा है, लेकिन मैंने कहा एक्सपेरिमेंट कराते समय दिखाई नहीं देगा कि क्या अंदर जा रहा है बैक्टीरिया में, प्रोटीन जा रहा है या डीएनए जा रहा है, ये नजर नहीं आएगा एक्सपेरिमेंट में, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बात कैसे साबित करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? अब आप इमेजिन करिए, मैंने आपसे क्या कहा कि जो बैक्टीरिया में एंटर करेगा वही जेनेटिक मटेरियल होगा। अब मान लीजिए प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, क्लियर? मैं मान लेता हूं कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। अब इस वायरस को देखिए, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो इसका मतलब क्या है कि वायरस से बैक्टीरिया में क्या जाएगी? प्रोटीन। और प्रोटीन कैसी है? रेडियो एक्टिव। अगर रेडियो एक्टिव प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर जाएगी तो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव होना चाहिए था या नहीं? होना चाहिए था। है? नहीं है। क्या साबित हुआ? कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्योंकि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो ये बैक्टीरिया के अंदर जाता, और चूंकि प्रोटीन रेडियो एक्टिव है तो ये बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अब मैं कह रहा हूं डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता, और डीएनए कैसा है? रेडियो एक्टिव, तो ये बैक्टीरिया में एंटर करता, और क्या बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव होता? और क्या है? मतलब डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब दो चीजें। ये जो लेफ्ट साइड में मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया, ये आपको क्या बताता है? प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, और ये डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। दोनों बातें इन्होंने साबित कर दी हर्शी चेस ने। जो लेफ्ट साइड में एक्सपेरिमेंट है वो ये कहता है कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, और राइट साइड वाला कहता है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि जब आप रेडियो एक्टिव प्रोटीन को लेते हैं तो सेल में रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं देती। मतलब प्रोटीन वायरस से बैक्टीरिया में एंटर नहीं करता है, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और जब आप रेडियो एक्टिव डीएनए को लेते हैं वायरस में तो आपको बैक्टीरिया में होस्ट में रेडियो एक्टिविटी दिखाई देती है। मतलब डीएनए वायरस से बैक्टीरिया में जाता है, और मैंने क्या कहा? जो वायरस से बैक्टीरिया में जाता है वही जेनेटिक मटेरियल है। तो दो बातें साबित हो गई 1952 में। अब एग्जाम में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या आपको दिया गया है।
अगर सल्फर 35 का यूज किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कंक्लूजन निकालिए, तो आप कंक्लूजन क्या निकालोगे? प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। और अगर फास्फोरस 32 दिया गया तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड दिस इज नेम्ड एज अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल का मतलब बिना किसी संदेह के। यही बात एवरी मैकलॉड मैकॉर्टी ने 1944 में बताई थी, लेकिन उनकी बात से सारे वैज्ञानिक सहमत नहीं थे। लेकिन हर्शी चेस ने कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखा। इन्होंने दोनों बातें साबित कर दी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। दिस इज नेम्ड एज अनइक्विवोकल प्रूफ। निसंदेह अब इस बात में कोई भी संदेह नहीं रह गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यह बात यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी हो गई। 1952 में हर साइंटिस्ट ने यह बात मान ली कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और ये क्वेश्चन अभी नीट 2018 में आपसे पूछा भी गया, हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट। तो बेसिक आपको पता है तो एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं। अब ये कहानी 2 पेज पे लिखी हुई है, मैंने कितनी लाइनें लिखी आप खुद देख लीजिए। मैंने बेसिक बातें आपको समझाई कि वायरस में 2 चीजें हैं, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो पहले वाले केस में बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव होता, जो कि नहीं है। और अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो दूसरे केस में बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव होना चाहिए था और ये है। बस साबित हो गया। तो सभी लोग बोलेंगे सल्फर 35 का अगर यूज किया जाएगा तो क्या साबित होगा? प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। और P32 लेंगे तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोटीन और डीएनए के बीच जो विवाद था वो सुलझ गया है। प्रोटीन और डीएनए के बीच जो विवाद था जेनेटिक मटेरियल को लेके 1952 में इसे सुलझा दिया गया हर्शी एंड चेस के द्वारा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के कुछ समय के बाद साइंटिस्ट को कुछ ऐसे वायरसेस के बारे में पता चला जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए होता ही नहीं उनके पास। तो एक नया विवाद फिर से शुरू हो रहा है, एक नया डिबेट। देखिए, जैसे आप जानते हैं टीएमवी के बारे में, है ना, एचआईवी की अगर बात की जाए, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेजेस की बात की जाए, क्यूबी बैक्टीरियोफेजेस, ये कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए। अब एक नई बहस फिर शुरू हो गई कि अभी अभी तो हमने ये साबित किया है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, अब इन वायरस में तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। 1952 के बाद पता चला, तो फिर कंफ्यूजन शुरू हो गया कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल हमने कहा था, यहाँ आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो अब सवाल ये कि क्या कोई और भी हो सकता है, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, क्या कोई और भी हो सकता है? तो हमें इसके लिए फिर पीछे लौटना पड़ेगा, पुराने समय में हम चलेंगे और इस बात को चेक करेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट ने 4 क्राइटेरिया बना दिए। क्राइटेरिया आप समझिए, जैसे आप नीट का फॉर्म फिल करते हैं तो नीट का फॉर्म फिल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं ना, कि आपका 12th में इतना परसेंटेज होना चाहिए, आपकी 17 साल से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? ये कुछ क्राइटेरिया हैं। जो उन क्राइटेरिया को फॉलो करता है वो नीट का एग्जाम दे सकता है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए 4 क्राइटेरिया हैं और जो भी मॉलिक्यूल इन चारों क्राइटेरिया को पास कर लेगा वही जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। मतलब आप ये समझिए कि 4 एग्जाम हैं।
और जो चारों एग्जाम पास कर लेगा वो जेनेटिक मटेरियल होगा। तो अब 4 पेपर होने हैं, ठीक है, और चारों पेपर पास करने हैं जो भी जेनेटिक मटेरियल है, और पेपर देने वाले कैंडिडेट हैं 3 लोग। 3 कैंडिडेट हैं पेपर देने के लिए, ठीक है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। इन 3 में कंफ्यूजन है। तो 3 कैंडिडेट हैं और पेपर कितने होने हैं? 4 पेपर, जिन्हें हम कहते हैं 4 क्राइटेरिया। चलिए एक एक क्राइटेरिया, एक एक पेपर हम चेक करेंगे। अच्छा, जैसे आपने देखा कि जेईई में आज भी मेंस और एडवांस 2 पेपर होते हैं ना। पहले ऐसे ही जो आपका नीट है, इससे पहले सीबीएसई हुआ करता था, एआईपीएमटी। तो एआईपीएमटी में 2 पेपर होते थे, 2010 तक ऐसा चला है, 2012 तक इवन, ठीक है। उसके बाद नीट हो गया 2013 से। तो उसके पहले 2 पेपर होते थे, प्री एंड मेंस। तो प्री और मेंस में क्या होता था कि पहले प्री का एग्जाम होता था फेब में, और उसके बाद मई में जाके आपका मेंस का एग्जाम होता था। तो जो प्री क्वालिफाई कर लेता था वही मेंस का एग्जाम देता था। तो अभी 4 पेपर देने हैं, ठीक है, इन तीनों को। और अगर मान लीजिए कोई पहला पेपर पास ना कर पाए तो क्या दूसरा पेपर देने को मिलेगा? नहीं ना। अगर कोई प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहा तो मेंस नहीं दे सकता। मतलब अगर कोई बीच में फेल हुआ तो उसको वहीं से एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा कोरिलेट हम इसलिए करें ताकि आसानी से चीजें आपको याद रहें। ये 3 कैंडिडेट हैं और 4 पेपर। कैंडिडेट कौन है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, और क्राइटेरिया हैं 4। एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। पहला क्राइटेरिया, देयर आर 4 क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है कसौटी। तो 4 क्राइटेरिया हैं, 4 एग्जाम हैं। नंबर 1, इट शुड रेप्लिकेट, या ऐसे मैं लिखता हूं, इट शुड जनरेट, ये पैदा कर सकता हूं। इट्स रेप्लिका मतलब अपने जैसा दूसरा मॉलिक्यूल। पहले इस पेपर में यह कहा गया कि वो मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा जो अपने जैसा दूसरा मॉलिक्यूल बना सकता हो, मतलब रेप्लिकेशन। तो अब तीनों कैंडिडेट को मुझे चेक करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। डीएनए से शुरुआत करते हैं। 3 लोग हैं कैंडिडेट में, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो बताइए कि डीएनए बना सकता है? कैसे? रेप्लिकेशन। सेंट्रल डोग्मा में आपने पढ़ा है ना। क्या आरएनए बना सकता है? कैसे? रेप्लिकेशन। ये भी आपने पढ़ा सेंट्रल डोग्मा में। क्या प्रोटीन बना सकती है? नहीं। प्रोटीन बनाने के लिए हमें चाहिए आरएनए। प्रोटीन को नहीं बना सकती। अब सवाल ये कि डीएनए और आरएनए ये दोनों अपना रेप्लिकेशन कर सकते, क्यों? ड्यू टू रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। तो डीएनए और आरएनए दोनों में कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल एप्लीकेबल है, और इसलिए ये अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो रेप्लिकेशन करने की क्षमता इस वजह से है क्योंकि इनमें कॉम्प्लीमेंटेरिटी है। और पिछले टर्म पे हमने इस बात को जिक्र किया है ना, कॉम्प्लीमेंटेरिटी। एडेनिन बाइंड विद थायमिन, गुआनिन बाइंड विद साइटोसिन। दिस इज रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। जब आप आरएनए की बात करेंगे तो एडेनिन बाइंड विद यूरेसिल। तो डीएनए और आरएनए अपना रेप्लिका बना सकते हैं, अपनी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल क्रिएट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंटेरिटी होने की वजह से। लेकिन प्रोटीन अपने जैसा दूसरा मॉलिक्यूल खुद क्रिएट नहीं कर सकती। तो पहला एग्जाम 2 कैंडिडेट ने पास कर लिया, डीएनए एंड आरएनए। और कौन फेल हो गया? प्रोटीन फेल हो गया। प्रोटीन फेल हो गया। तो अगर ये फेल हो गया तो
क्या बाकी एग्जाम इसको देने को मिलेंगे? नहीं, इसको यहीं से एग्जाम से बाहर कर दिया गया। पहले पेपर में फेल हो गया ये, तो ये बाहर हो गया। अब दूसरे पेपर में चलते, अब कैंडिडेट बचे 2, कौन? डीएनए एंड आरएनए। दूसरा जो पेपर है वो है स्टेबिलिटी, स्थायित्व। करें जेनेटिक मटेरियल वो होगा जो स्टेबल हो, जिसमें एज, हमारे पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ना, हमारी उम्र बढ़ती है और उम्र बढ़ने के साथ क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल बदल जाता है? नहीं, डीएनए ही रहेगा वो। तो फिर जेनेटिक मटेरियल इतना स्टेबल होना चाहिए कि उम्र, फेजेस ऑफ लाइफ, लाइफ की फेजेस कितनी है? 3। पहली जुवेनाइल, सेकंड रिप्रोडक्टिव, तीसरी सेनेसेंट। रिप्रोडक्शन में मैं पढ़ाऊंगा आपको। 3 फेजेस लाइफ की। लाइफ की अलग अलग फेजेस में और मेटाबॉलिज्म में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें लाइफ की अलग अलग फेजेस, उम्र और फिजियोलॉजी में चेंज होने पर कोई परिवर्तन ना हो। अब मुझे ये बताइए कि अब पेपर 2 लोग दे रहे हैं, ये वाला स्टेबिलिटी वाला, डीएनए और आरएनए। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और फिर आंसर करिएगा। डीएनए और आरएनए, इन दोनों कैंडिडेट में कौन स्टेबल है? कौन? दोनों। एग्जाम दोनों ने पास कर लिया, लेकिन अब आप एग्जामिनर हैं तो आप किसको ज्यादा मार्क्स देंगे? स्टेबिलिटी के आधार पे डीएनए को। डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आरएनए। तो एग्जाम तो दोनों ने पास कर लिया, स्टेबल तो दोनों है, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तो कोई थोड़ा ज्यादा होगा और कोई थोड़ा कम। किसी की रैंक 1 आएगी और किसी की 2 आएगी। तो डीएनए और आरएनए, भाई सिलेक्शन तो नीट में 60,000 लोगों का होगा ना, लेकिन रैंक 1 केवल एक ही आएगी ना। तो ये 2 कैंडिडेट हैं, अब रैंक तो एक ही यानी ना फर्स्ट, क्योंकि एक तो थोड़े दूसरे से कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ बेहतर है। तो यहां पर स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर लूं तो डीएनए की स्टेबिलिटी आरएनए से ज्यादा है। क्यों? कितने कारण हैं? इस बात के 2 कारण हैं। पहला शुगर और दूसरा बेस। और आपको याद होना चाहिए कि डीएनए और आरएनए में वेरिएशन क्या है? शुगर और बेस। और वही स्टेबिलिटी का कारण भी। समझिए कैसे। नंबर 1, पहला मैं किसकी बात कर रहा हूं? शुगर की। अब देखिए शुगर, अगर आप देखें डीएनए में, डीएनए में कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए में राइबोज शुगर। अच्छा, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर में अंतर क्या है? ए ऑक्सीजन का, ये C5H10O4, दिस इज C5H10O5। तो राइबोज शुगर में 2 प्राइम पोजीशन पे क्या है? OH, और डीऑक्सीराइबोज में 2 प्राइम पे H। OH नहीं, OH इज एल्कोहलिक ग्रुप एंड दिस एल्कोहलिक ग्रुप इज रिएक्टिव ग्रुप। भाई अल्कोहल, एसिड, ईथर, ये सब क्या है? रिएक्टिव ग्रुप होते हैं। तो दिस इज रिएक्टिव ग्रुप। और मैंने भी आपको पढ़ाया है और आप केमिस्ट्री से बात सीखते हैं कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो आरएनए में चूंकि राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर की 2 प्राइम पोजीशन पर OH है, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव है। आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है, और जब रिएक्टिव है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है डीएनए के कंपैरिजन में। दूसरा कारण देखिए, सेकंड रीजन, दूसरा कारण क्या है? बेस।
अब बेस अगर मैं बात करता हूँ डीएनए और आरएनए, तो बेस में क्या अंतर है? डीएनए में थाइमीन और आरएनए में यूएस। एनसीईआरटी कह रहा है कि डीएनए में थाइमीन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? वो कह रहा है कि आपके लेवल से ऊपर की बात है, ठीक है? तो इसलिए ये बताया नहीं गया आपको। कह रहा है कि आपके लेवल की बात नहीं है, ये बहुत ही हायर लेवल की बात है। तो ये बात केवल याद है आपको, यहाँ बस इस बात को समझ के याद कर लेना है कि डीएनए में थाइमीन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे क्यों ज्यादा है। अभी बस इतना जानिए कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर और थाइमीन होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट है जो हमें बताता है कि डीएनए स्टेबल है। दिस इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ये तो आपने बता दिया, हो सकता है आपको ये बात याद हो, लिखा है एनसीईआरटी में। कोई एक्सप्लेन करेगा इस बात को कि कैसे? चलिए बताइए बेटा। सर, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में ये हुआ था कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को हमने एस स्मूथ कॉलोनी डेज में वो इन्फेक्ट किया था। तो जिसमें अगर हमने हीट किया था, हीट करने के बावजूद जो डीएनए था वो उसमें मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा था। इससे ये प्रूव होता है कि अंडर हायर टेम्परेचर डीएनए कैन स्टिल सर्वाइव एंड इन। और जब डीएनए सर्वाइव करने का मतलब डीएनए जिंदा है क्या? डीएनए इज ए मॉलिक्यूल। हाँ, डीएनए एग्जिस्ट कर सकता है मतलब हायर टेम्परेचर पे। तो चलिए ठीक, आधा है अभी। चलिए और कोई बताएगा कुछ? बिल्कुल, जब आपने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किया, ग्रिफिथ ने उसे मार दिया, बैक्टीरिया तो मर गया लेकिन डीएनए की प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई। कौन सी प्रॉपर्टी? म्यूकस कोट बनाने की। डीएनए के अंदर ही तो म्यूकस कोट बनाने की क्षमता है ना। और मरे हुए बैक्टीरिया से जिंदा बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हुआ। जब आप बैक्टीरिया को गर्म करेंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, डिनेचुरेशन। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होगा दोनों स्ट्रैंड फिर जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हमें एविडेंस देता है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है कि डीएनए स्टेबल है, क्योंकि जब हम एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल करते हैं, बैक्टीरिया तो मर गया लेकिन डीएनए की प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई, मतलब डीएनए स्टेबल है, तभी तो हीट करने पे उसकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई। तो स्टेबिलिटी का जो एविडेंस है, दिस एविडेंस कम्स फ्रॉम द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो मैंने आपको समझाया लिखा हुआ है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया को हीट किल करने पर भी डीएनए की प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई। तो दो एग्जाम दो कैंडिडेट ने पास कर लिए, डीएनए और आरएनए ने दोनों पेपर पास कर लिए। अब चलते हैं एग्जाम नंबर 3, क्राइटेरिया 3। तीसरा क्राइटेरिया समझिए। तीसरा क्राइटेरिया कहता है कि चांसेस ऑफ स्लो चेंजेस, दिस इज नेम्ड एज म्यूटेशन। जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़े बहुत परिवर्तन की संभावना हो। क्यों भाई, परिवर्तन क्यों जरूरी है? परिवर्तन क्या है? वेरिएशन ना। ये चेंज का मतलब क्या है? वेरिएशन। मैं आपसे थोड़ा चेंज हूं, आप सब एक दूसरे से चेंज है थोड़ा सा, दिस इज वेरिएशन। तो चेंज का मतलब वेरिएशन। और भाई वेरिएशन क्यों जरूरी? चैप्टर 10, वेरिएशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। यस, ये विकास के लिए जरूरी। अगर चेंज नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। और हर जात इस धरती पर अपना विकास चाहती है, इवॉल्व होना चाहती है। और इवोल्यूशन तभी हो सकता है जब वेरिएशन है। और वेरिएशन कब आएंगे? वेरिएशन का मतलब हम एक दूसरे से अलग है, मतलब हमारा फिनोटाइप अलग है ना,
हम एक दूसरे से अलग क्योंकि हमारा फिनोटाइप अलग है। और फिनोटाइप किस पे डिपेंड है? जीनोटाइप पे। तो क्या मेरा और आपका जीनोटाइप अलग है? बिल्कुल। क्यों? वेरिएशन। दिस इज ड्यू टू वेरिएशन। और वेरिएशन के कई कारण हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड म्यूटेशन। और म्यूटेशन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो अब मुझे ये बताइए कि म्यूटेशन की संभावना, ये जो मैं कह रहा हूं स्लो चेंजेस, परिवर्तन की संभावना किसमें ज्यादा, डीएनए या आरएनए? किसमें? नहीं, पहले ये छोड़िए, पहले आप बताइए स्लो म्यूटेशन की संभावना किसमें है, डीएनए में या आरएनए में? दोनों में। दोनों में संभावना है। कोई एग्जांपल बताना चाहेगा इसका कि डीएनए में चेंज होता है और आरएनए में चेंज होता है? कोई एग्जांपल जो आपके दिमाग में आ रहा हो, जो पढ़ाया गया आपको? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आपने देखा, अगर आप जीएजी और जीओजी की बात करें तो ये क्या है? आरएनए है। जीयूजी। अब यू आया यूरेसिल, तो मतलब आरएनए की बात हो रही है, मैसेंजर आरएनए है जिसे आप कोडॉन कहते हैं, जीओजी। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ? आरएनए में चेंज हुआ ना, मतलब आरएनए में चेंज हो सकता है। जीजी की जगह क्या गया? जीओजी। आरएनए चेंज हो सकता है। और ये आप पढ़ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया इज ए मेंडेलियन डिसऑर्डर। और मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है? सिंगल जीन म्यूटेशन। और जीन क्या है? डीएनए। तो डीएनए में चेंज हुआ जिससे आरएनए में चेंज हुआ, जिससे प्रोटीन में चेंज हुआ, जिससे कैरेक्टर चेंज हुआ। कौन सा कैरेक्टर? शेप ऑफ आरबीसी। बात को समझ पा रहे हैं आप? मतलब चांसेस की संभावना दोनों में, चेंजेस की संभावना दोनों के अंदर है, चाहे आप डीएनए की बात करें या फिर आरएनए की। लेकिन ज्यादा चेंज की संभावना कहां है? बताना पड़ेगा रीजन भी। आरएनए में ज्यादा चेंज क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम है। जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसमें परिवर्तन की संभावना ज्यादा होगी। तो आरएनए, अब अगर आप एग्जामिनर हैं यहाँ पर तीसरे पेपर में, तो अब ज्यादा मार्क्स किसको देंगे? आरएनए को। यहाँ पर फर्स्ट रैंक है आरएनए की और सेकंड रैंक है डीएनए की, लेकिन पास दोनों हो गए तीसरे एग्जाम में। आरएनए डीएनए दोनों पास हो गए। अब इस बात को मैं एक तरीके से और समझाता हूं। जैसे वैक्सीन की बात करते हैं, आप देखते हैं मार्केट में बहुत सारी वैक्सीन हैं वायरल डिजीजेस के अगेंस्ट। पोलियो वैक्सीन, पोलियो इज ए वायरल डिजीज। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी इज ए वायरल डिजीज। ठीक है। अब सवाल ये कि अगर इन वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है तो एचआईवी एड्स होता है, इसकी वैक्सीन क्यों नहीं? तो इस बात को ऐसे समझिए कि पोलियो और हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए वायरस है और डीएनए में म्यूटेशन की संभावना कम है, और एचआईवी आरएनए वायरस। अब आरएनए वायरस में और वैक्सीन बनाने में कोई 2-4 दिन तो लगते नहीं, वैक्सीन बनाने में 10 साल लगते हैं। अब मान लीजिए साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, 10 साल में इन्होंने वैक्सीन तैयार की एचआईवी की, और उसके पहले ही इसमें म्यूटेशन हो गया। आरएनए है ना ये, तो म्यूटेट एट फास्टर रेट, इसमें म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया एचआईवी का। और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो जो वैक्सीन 10 साल की मेहनत से बनाएगी उस पर काम नहीं करेगी। इसलिए आरएनए वायरस से ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इनकी वैक्सीन बनाने में तो टाइम लगेगा, और जब तक आप वैक्सीन बना के तैयार करेंगे तब तक इनमें म्यूटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, जिन वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, म्यूटेट एट ए फास्टर रेट।
उनमें ज्यादा तेजी से म्यूटेशन होगा बिकॉज आरएनए इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द डीएनए। तो 3 पेपर हुए और 2 कैंडिडेट पास हो रहे हैं लगातार, डीएनए और आरएनए। प्रोटीन पहले ही एग्जाम में फेल हो गए और एग्जाम से बाहर हो गए। अब आते हैं चौथा पेपर। इट शुड एक्सप्रेस। करेक्ट, जेनेटिक मटेरियल वो है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। एक्सप्रेस मतलब प्रोटीन सिंथेसिस बना के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सके। इट शुड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। इनसाइड लिखा मेंडेलियन कैरेक्टर्स, मैं लिख रहा हूं कैरेक्टर्स। और मैंने आपसे कहा कि जो कैंडिडेट चारों एग्जाम को पास करेगा वही जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि डीएनए और आरएनए में से कौन अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवा पाएगा? दोनों करवा पाएंगे। कैसे देखते हैं? पहले मैं बात कर लूं यहां पर, चलिए आरएनए की बात अगर की जाए, आरएनए को कैरेक्टर एक्सप्रेस कराना है। तो कैरेक्टर एक्सप्रेस कराना तो क्या करना है? आरएनए से प्रोटीन बनानी है और प्रोटीन से कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होगा। पढ़ते ना, 1 जीन 1 एंजाइम 1 प्रोटीन 1 कैरेक्टर, कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया। ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप डीएनए की बात करो तो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन से कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। तो आरएनए और डीएनए दोनों अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब इन दोनों ने चारों एग्जाम पास कर लिए। तो ये तो साबित हो गई बात कि जेनेटिक मटेरियल कौन हो सकता है? डीएनए एंड आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल। अब सवाल आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई डीएनए आरएनए दोनों एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को कैरेक्टर के फॉर्म में। कौन अपने कैरेक्टर को आसानी से एक्सप्रेस करता है? आरएनए। ठीक है। अब डीएनए को जरा देखिए। डीएनए अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराने के लिए आरएनए पर निर्भर है। अगर आरएनए ना हो तो क्या डीएनए कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है? नहीं कर सकता। और डीएनए ना हो तो आरएनए एक्सप्रेस हो सकता है? हो रहा है। मतलब कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में कौन बढ़िया है? आरएनए ज्यादा बेटर है। तो यहां रैंक कौन किसकी है? आरएनए की। डीएनए को अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए आरएनए पर डिपेंड रहना होता है, क्योंकि आरएनए ही प्रोटीन बना सकता है। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैव इवॉल्व अराउंड आरएनए। प्रोटीन बनाने का जो पूरा सिस्टम है, ट्रांसलेटरी सिस्टम, इज डेवलप्ड अराउंड आरएनए। तो डीएनए आरएनए पर निर्भर करता है अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराने के लिए। आरएनए निर्भर नहीं है डीएनए के ऊपर। अब 2 क्वेश्चन जो बड़े हैं, काफी बड़े, ये अच्छे से आप समझिए। 2 क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। तो ये बात तो साबित हो गई ना कि जेनेटिक मटेरियल कौन हो सकता है? डीएनए या आरएनए? दोनों। ये बात साबित हो गई क्योंकि दोनों ने 4 एग्जाम पास कर लिए। अब 2 क्वेश्चन। फॉर, अगर ऐसे पूछा जाएगा, फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक, मैं लिखता हूं पहले। एक ये क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये होगा, फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
मैं बात कर रहा हूं स्टोरेज की। जो चीज आप स्टोर करते हैं, जो भी चीज आप स्टोर करते हैं, जैसे आपके घर में साल भर के लिए गेहूं या चावल स्टोर किया जा रहा है, तो जो चीज आप स्टोर करते हैं, आप क्या चाहते हैं उसमें परिवर्तन हो या ना हो? ना हो ना। भाई घर में लॉकर में आपने सोना रखा है तो आप ये चाहेंगे कि उसमें कोई परिवर्तन हो जाए? नहीं ना, कि सोना चांदी में बदल जाए और रुपए रखे तो डॉलर में चेंज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जो चीज आप स्टोर करते हैं आप चाहते हैं वो स्टेबल हो। तो आप मुझे बताइए कि स्टोरेज के लिए फिर कौन बेहतर है? डीएनए, क्योंकि वो स्टेबल ज्यादा है। तो फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए इज बेटर जेनेटिक मेट। जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब आप दोगे। अब वो कहेगा ट्रांसमिशन, मतलब कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाके एक्सप्रेस कराना है। एक्सप्रेस कराने में कौन माहिर है? आरएनए। आरएनए अपने कैरेक्टर को इजीली एक्सप्रेस करा सकता है। डीएनए पहले आरएनए बनाना पड़ेगा, फिर प्रोटीन बनेगी, तब एक्सप्रेशन होगा। तो अगर ट्रांसमिशन की बात की जाएगी तो कौन बेहतर है? आरएनए बेहतर है। और क्या मुझे बता सकते हैं कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए। अब ये बात साबित करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? तो आपने याद करके बता दिया कि आरएनए पहले आया, तो कौन बताएगा? सामने जवाब लिखा हुआ है, ठीक है? कोई ये एक्सप्लेन करेगा कि आरएनए पहले कैसे आया? मैं कह रहा हूं डीएनए पहले आया। चलिए मुझे गलत बताइए कोई। मैं कह रहा हूं कि डीएनए पहले आया और आप कह रहे हैं आरएनए पहले आया। कौन बताएगा? हाँ चलिए बताइए बेटा। तो इससे ये बात कैसे साबित होगी कि आरएनए पहले आया? ये तो बात मैंने आपको बताई। इससे ये बात कैसे आप साबित करोगे कि आरएनए पहले आया? ये बात तो इससे नहीं साबित हो रही ना। डिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं कि वो पहले आया। भाई अगर आपके पेरेंट आपके ऊपर डिपेंड करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पहले आए। नहीं? चलिए ठीक है, कोशिश आपने की है, बढ़िया है। आप लिखी हुई बातें बता रहे हैं, आप एनसीईआरटी की लिखी हुई बातें बता रहे हैं, उससे नहीं सॉल्व हो गए। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और कोई? कैटलिस्ट होने से, कैटलिस्ट तो प्रोटीन होता है। हाँ मैं कह रहा हूं लिखी हुई बातें आप बोल रहे हो केवल। हाँ और कोई? आरएनए कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, डीएनए भी तो कर रहा है। कैरेक्टर तो प्रोटीन एक्सप्रेस करता है। हाँ चलिए और कोई है? इससे ये बात कैसे साबित होगी कि आरएनए पहले आया? हाँ बोलने दो बेटा, बोलने दो। नहीं मैं कह रहा हूं कि, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि थायमिन से 5 प्राइम पे CH3 निकल गया हो तब यूरेसिल बना हो। चलिए हाँ और कोई? नहीं नहीं और कोई? हाँ हाँ ठीक है, ये सही जवाब है। और कोई बताना चाह रहा था? हाँ बताइए बेटा। नहीं बेटा, ये कैसे साबित करोगे कि आरएनए? ठीक है कोशिश आप करो, ये बेहतर है, ये बहुत अच्छी बात है। आप कोशिश करो, भले ही गलत करो। बोल रहा हूँ कि तो हिम्मत ही नहीं है ना यहाँ पे खड़े होने की। चलिए हाँ और कोई उधर? हाँ चलिए बताइए बेटा। प्रोटीन है ना एक्सप्रेस कराने के लिए, आरएनए से क्या फर्क पड़ता है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आरएनए पहले आया, ये साबित करना है। ये तो आप पढ़ के बता रहे हो ना। अभी ये किसने बताया कि आरएनए से डीएनए बना है?
ये तो आप वही चीज कह रहे हो ना कि आरएनए पहले आया और डीएनए उससे बन गया। मैं पूछ रहा हूँ कैसे साबित करोगे? मैं ये तो खुद बता रहा हूँ ना कि आरएनए पहले आया उससे डीएनए बना। आरएनए पहले आए साबित करिए ना। हाँ चल बताने दी बेटा, सुनिए बच्चे, हाँ बताइए। नहीं ये नहीं, आरएनए से डीएनए बनता और डीएनए से आरएनए नहीं बनता। चलिए मैं बताता हूँ। इस बच्चे ने क्या आंसर किया था, देखिए मैंने कहा कि डीएनए पहले आया, चलिए मैं कहता हूँ डीएनए पहले आया, ठीक है। अब मैं बात साबित करता हूँ गलत, कि गलत क्यों। डीएनए अगर पहले होता, ठीक है, और आरएनए ना होता, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि डीएनए धरती पर पहले और आरएनए भी नहीं है धरती पर। और डीएनए जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल को चारों क्राइटेरिया फॉलो करने हैं। और आखिरी क्राइटेरिया क्या है, एक्सप्रेशन। अगर डीएनए इस धरती पर पहले आया और आरएनए अभी है ही नहीं, तो ये आरएनए नहीं तो क्या डीएनए अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवा सकता है? नहीं। और अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करा सकता, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। अब आप सोचिए कि आरएनए पहले आया, आरएनए पहले आया, इसने प्रोटीन का फॉर्मेशन किया और कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया। अगर डीएनए पहले आया होता इस धरती पर, तो ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करा सकता था, क्योंकि इसे अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराने के लिए आरएनए पर डिपेंड रहना पड़ता है। यहां से ये बात साबित होती है कि आरएनए हमारी अर्थ पर पहले आया होगा और डीएनए बाद में आया। कैसे? आरएनए से डीएनए बना, कैसे? केमिकल मॉडिफिकेशन। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए से डीएनए का विकास हुआ केमिकल मॉडिफिकेशन से। कितनी तरह के? अरे सामने तो लिखे 2 तरह के, शुगर और बेस। आरएनए में शुगर की 2 प्राइम पोजीशन पे OH से ऑक्सीजन गायब हुआ, डीऑक्सीराइबोज बनी, और यूरेसिल की 5 प्राइम पोजीशन पे मिथाइल जुड़ गया और क्या बन गया? थायमीन। थायमीन का केमिकल नेम है 5 मिथाइल यूरेसिल। तो ये 2 केमिकल चेंजेस होने की वजह से आरएनए से डीएनए का इवोल्यूशन हुआ। अब सवाल है जरूरत क्यों पड़ी? आरएनए आया था और आरएनए अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस भी करा रहा आसानी से, तो डीएनए की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? आरएनए के काम एक तो बहुत सारे, दूसरा उसकी स्टेबिलिटी कम है। अब आप इमेजिन करिए कि आरएनए इस अर्थ पर पहले आया, तो ज्यादातर जीवों में जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए था? आरएनए होना चाहिए था। है क्या? डीएनए। आप जो 5 किंगडम पढ़ते हैं, कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया। इनमें से किसी में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है? नहीं। इन पूरी 17 से 18 लाख जातियों में डीएनए जेनेटिक मटेरियल। आरएनए केवल कुछ गिने चुने वायरसेस में, कुछ वायरसेस में, क्योंकि ज्यादातर वायरसेस में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इन कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो ज्यादातर लोगों ने डीएनए को अडॉप्ट किया, क्योंकि डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा है। हमने भी डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में अडॉप्ट किया, जबकि डीएनए इस अर्थ पर बाद में आया, लेकिन वो स्टेबल ज्यादा है, और स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से दिस इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए पहले आया, लेकिन इसने बहुत सारे काम करने शुरू किए, इसलिए ज्यादातर ऑर्गेनिज्म ने इसे जेनेटिक मटेरियल के रूप में अडॉप्ट नहीं किया। तो ये पूरी डिटेल हो गई। एक जो डिबेट था डीएनए आरएनए प्रोटीन के बीच में, अब वो पूरी तरीके से सुलझ गया है। अब ये बात एकदम साबित हो गई। अब आज के बाद कोई बहस नहीं कि डीएनए एंड आरएनए आर द जेनेटिक मटेरियल। और 4 क्राइटेरिया एक एक वर्ड में आप याद कर सकते हो। कैसे? 4 क्राइटेरिया। पहला है रेप्लिका, दूसरा स्टेबिलिटी, तीसरा म्यूटेशन, और चौथा एक्सप्रेशन। खत्म। ऐसे याद करिए। और ऐसा नहीं कि हर लाइन आपको रटनी है,
समझनी ही चीज है आपको। आप इन बातों को समझ लेंगे तो बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। अब ये 2 पेज पे कहानी लिखी हुई है, आप हर लाइन याद तो नहीं कर सकते ना, लेकिन बातों को आप समझ सकते हैं। और ये भी यहाँ से आपको मैंने समझाया कि डीएनए इस अर्थ पर पहले नहीं आ सकता था, क्योंकि अगर डीएनए पहले आता तो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, क्योंकि ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए आरएनए पर निर्भर करता है। और इसलिए आरएनए was the first genetic material but DNA is the dominant genetic material। अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सा? सेंट्रल डॉगमा। या सेंट्रल डॉगमा पढ़ना है चैप्टर में। अब सेंट्रल डॉगमा में 3 बड़ी चीजें जो पिछले टर्न पे मैंने आपको बताई, ठीक है? क्या क्या बताया? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। यही चैप्टर में एक सीक्वेंस में पढ़ना है अगले 3 लेक्चर में। एक लेक्चर है पहला रेप्लिकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन। तो आज हम रेप्लिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, और रेप्लिकेशन नेक्स्ट टर्म पे खूब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बेसिक जानिए आज। पहले तो रेप्लिकेशन का मतलब, ये तो सबको आना चाहिए ना। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, ठीक है? यानी इतना सीखोगे। रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, या फिर आरएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। लेकिन ये डीएनए के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे अभी रेप्लिकेशन की। अच्छा, अब डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, इसकी एक स्कीम है, द रेप्लिकेशन स्कीम। ध्यान दीजिए, आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो बताइएगा। रेप्लिकेशन स्कीम ऑफ डीएनए was given by Watson and Crick in the year 1953। अब 2 चीजें, डबल हेलिकल मॉडल। इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देते हो, एनसीईआरटी लिखता है इस बात को, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। द डीएनए डबल हेलिकल मॉडल गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक 1953। और उसी समय जब डबल हेलिकल मॉडल दिया तभी रेप्लिकेशन स्कीम भी उन्होंने दे दी। कौन सी रेप्लिकेशन स्कीम? स्कीम का नाम क्या है? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये बात भी आप जानते हैं, लेकिन आपने याद नहीं किया इस बात को। तो जो रेप्लिकेशन की स्कीम है, इसका नाम है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। दिस इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, यह बात किसने बताई? वॉटसन एंड क्रिक ने। और किसने प्रूव किया? मिचेल्सन एंड स्टॉल ने। मिचेल्सन स्टॉल, उन्हीं का एक्सपेरिमेंट अभी मैं पढ़ाऊंगा। अभी पहले इतनी बात समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी कंजर्वेटिव, और बेसिक बातें जानिए आज कि डीएनए रेप्लिकेशन है क्या एक्चुअली। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करते हैं कि मेरे पास ये डीएनए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मेरे पास ये डीएनए, ठीक है? जिस डीएनए का रेप्लिकेशन होना है उसे कहते हैं पेरेंटल डीएनए। दिस इज पेरेंटल डीएनए। अब रूल जानिए। रूल ये है कि जब किसी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो सबसे पहला काम, उसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। तो अलग कर लीजिए, इन दोनों को अलग कर रहा हूं मैं। दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया।
अब दोनों पर एक एक नया स्ट्रैंड बनेगा। जो नया बनेगा उसका कलर में चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे सेमी कंजर्वेटिव। अब यहां पर जो ब्लैक वाला स्ट्रैंड है, ध्यान दीजिए, जो ब्लैक वाला स्ट्रैंड है दिस इज ओरिजिनल। ये किससे आया? पेरेंट से। तो इसे कहते हैं ओरिजिनल स्ट्रैंड। और जो रेड वाला है, रेड वाला दिस इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। ये नया सिंथेसाइज हुआ है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। और अब ये दो डीएनए बन गए, एक ये और दूसरा ये। इन दोनों को आप क्या कहोगे? डॉटर डीएनए। ये दोनों क्या बन गए? डॉटर। These are daughter DNA। रेप्लिकेशन का मतलब मैंने कहा फोटोकॉपी। तो अगर एक डीएनए एक पेज आप फोटोकॉपी कराते हो तो फोटोकॉपी वाला आपको कितने देता है? 2। एक ओरिजिनल कॉपी और एक डुप्लीकेट। वही यहां भी हो रहा है। एक डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, कितने मिले? 2। देख लीजिए, पेरेंटल डीएनए एक है, जब इसका रेप्लिकेशन हुआ तो 2 डीएनए मिले, एक ये और दूसरा ये। इन्हें आप क्या कहोगे? डॉटर। किसी एक डॉटर को देखिए आप, इस डॉटर को अगर आप देखते हैं तो इसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल और एक न्यूली। इस डॉटर को देखिए, एक पेरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। मतलब हर डॉटर के पास एक स्ट्रैंड पुराना और एक नया है। दिस इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब आधा, कंजर्वेशन सुरक्षा। हर डॉटर डीएनए अपने पेरेंट के आधे डीएनए को सुरक्षित रखती है, एक स्ट्रैंड को। इमेजिन करिए, ऐसा नहीं होता लेकिन इमेजिन करिए, अगर डॉटर के दोनों स्ट्रैंड ओरिजिनल होते तो इसका नाम क्या होता? कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो कहते कंजर्वेटिव। अच्छा, दोनों स्ट्रैंड न्यूली होते तो नॉन कंजर्वेटिव। एक नया एक पुराना, सेमी कंजर्वेटिव। बात समझ में आई? इस सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है एक स्ट्रैंड पुराना और एक नया है। ये एक बात आपने सीखी। अब इसी को मैं कोडिंग के फॉर्म में दिखाता हूं, ठीक है? इसी डीएनए को मैं खोल दे रहा हूं, ओपन कर दे रहा हूं ऐसे। ये वही डीएनए, बस मैंने ओपन कर दिया, 2 स्ट्रैंड दिखा दिए। एक है 5 to 3 और दूसरा 3 to 5। एक के सीक्वेंस अगर मैं दिखा दूं तो दूसरे का बता सकते हैं ना? चलिए मैं लिखता हूं GTC। बताइए, CAG। अब आज नियम सीख लीजिएगा क्योंकि रेप्लिकेशन दोबारा आएगा नहीं कभी। अब तो नियम मैंने क्या बताया कि जब रेप्लिकेशन करना हो तो दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दीजिए। पहला रूल, दोनों स्ट्रैंड को अलग करिए। 5 प्राइम to 3 प्राइम क्या है? GTC। दूसरा वाला यहां लिखिए 3 प्राइम to 5 प्राइम। 3 to 5 क्या सीक्वेंस है? CAG। अब रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, कोई दूसरा नियम है ही नहीं। अभी अभी मैंने कहा कि डीएनए आरएनए अपना रेप्लिकेशन कर सकते किस रूल पे? कॉम्प्लीमेंटेरिटी। जो नया स्ट्रैंड आप बनाओगे वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल के बेसिस पर। तो चलिए इस पे नया स्ट्रैंड बनाते हैं। 5 3 है तो नया स्ट्रैंड 3 5 होगा। 3 5 और कैसे सीक्वेंस बता पाओगे? CAG और फिर हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 3 5 है, नया स्ट्रैंड कैसा होगा? 5 3 सीक्वेंस बता पाएंगे? GTC हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अब ये है पेरेंटल डीएनए और ये 2 हो गए डॉटर। एक ये डॉटर है और एक ये डॉटर है। अब इस डॉटर को देख लीजिए आप।
कलर मैंने इसलिए अलग किए ताकि आपको यह पता चले ब्लैक कलर है ओरिजिनल और रेड है न्यूली सिंथेसाइज्ड। फिर देख लीजिए, दोनों डॉटर में एक स्टैंड पुराना और एक नया, एक पुराना एक नया, दिस इज सेमी कंजर्वेटिव। और मैंने कहा फोटो कॉपी कर रहे हैं। अब कलर छोड़ के पोलैरिटी और सीक्वेंस को ध्यान दीजिए। पेरेंट को देखिए, पोलैरिटी दोनों स्टैंड की और बेस देखिए, और इस वाले डॉटर से मैच करिए, कोई चेंज है? अब उस पेरेंट को इस डॉटर से मैच करिए, कलर छोड़ के बाकी हर चीज, पोलैरिटी, बेसिस, इन दोनों को चेक करिए आपस में, सेम है ना? सेम रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप फोटो कॉपी कर रहे हो। तो फोटो कॉपी जब आप कराओगे तो क्या जो आपने लिखा वो लेटर बदल जाएंगे? नहीं चेंज होंगे ना। कलर डार्क लाइट हो सकता है ना, जब फोटो कॉपी आप कराते हैं। तो ये है रेप्लिकेशन स्कीम गिवन बाय वाटसन क्रिक। अब इस बात को साबित करना है। ये तो वाटसन क्रिक ने कह दिया था 1953 में कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब इस बात को साबित किया गया 5 साल के बाद 1958 में मिचेल्सन एंड स्थॉल के द्वारा। चलिए यहां पे समझते हैं। टॉपिक आपका है मिचेल्सन एंड स्थॉल एक्सपेरिमेंट। मिचेल्सन एंड स्थॉल एक्सपेरिमेंट। दो बड़े क्वेश्चन। पहला ये कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक एंड प्रूव्ड बाय मिचेल्सन एंड स्टॉल इन 1958 इन ई कोलाई बैक्टीरिया। जहां पे ईयर खास है वो मैं लिखता हूं, मतलब ये बहुत खास है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को। तो चलिए, क्योंकि मुझे यहाँ एक्सपेरिमेंट दिखाना है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिख रहा हूँ, ठीक है। मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट 1958 में किसके ऊपर किया गया? ई कोलाई बैक्टीरिया पर। ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं शुरुआत से आपको एक बार बता दूं सारे जितने आपने पढ़े हैं। मेंडल से शुरुआत करता हूं, बताते चलिए। मेंडल, पाइजम, सटाइवा, मॉर्गन, ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर, हेंकिंग, इंसेक्ट है ना, हेंकिंग का एक्सपेरिमेंट इंसेक्ट के ऊपर। और ये सब बड़े क्वेश्चन हैं, ये आसान नहीं उतने ज्यादा। फिर आप इस चैप्टर में, चैप्टर 17 में और 17 चैप्टर में आपने पढ़ा जैसे हर्सी एंड उससे पहले चलिए ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरियोफेज एंड मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ई कोलाई बैक्टीरिया। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया? मिचेल्सन और स्थॉल ने यूज किया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इनका जो मटेरियल था वो था अमोनियम क्लोराइड। दिस इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अभी जो नाइट्रोजन है ये, इसके दो आइसोटोप होते हैं, ठीक है। एक होता है N14 और एक होता है N15। दोनों का एटॉमिक नंबर 7, दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट। दीज आर आइसोटोप, ठीक है। अभी जो N14 है, दिस इज नेम्ड एज लाइट। लाइट मतलब हल्का। दिस इज लाइट आइसोटोप, लाइट आइसोटोप। और जो N15 है, दिस इज हैवी, इससे भारी है ना, एक इसका मास ज्यादा है ना mu में, तो ये है N15, 7N15, दिस इज हैवी। क्या रेडियो एक्टिव है? क्या ये रेडियो एक्टिव है? नहीं, ये हैवी है। और आप मुझे बताइए कि अगर ये रेडियो
एक्टिव नहीं है N15, तो क्या मैं ऑटो रेडियोग्राफी यूज कर सकता हूँ? नहीं। क्या यूज करूँ? सेंट्रीफ्यूगेशन। ये आज मैंने 2 नियम आपको सिखाए हैं कि अगर रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव को अलग करना है तो ऑटो रेडियोग्राफी, हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट। अगर आपको हैवी और लाइट को अलग करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन। तो मिचेल्सन और स्थॉल ने जो सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक यूज की उसका नाम जानते हैं? दिस इज सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं शुरू किया है, अभी मैं याद करने वाली बातें बता रहा हूं। एक्सपेरिमेंट तो 2 मिनट का है, ठीक है? ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूं आपको, ये नाम याद करना है। मिचेल्सन स्थॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट में सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज किया। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हम तब यूज करते हैं जब हमें अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के मॉलिक्यूल को अलग करना होता है। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी यूज करते हैं। ध्यान ये रखना है कि N15 इज नॉट रेडियो एक्टिव, दिस इज हैवी आइसोटोप। अब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, मिचेल्सन स्थॉल ने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया और इस बैक्टीरिया को इन्होंने कई जनरेशन तक इस बैक्टीरिया को N15 के मीडियम में ग्रो कराया, कई जनरेशन तक। अब मुझे ये बताइए कि जब किसी ई कोलाई को हम N15 के मीडियम में ग्रो कराएंगे, N14 नहीं दे रहे हैं, क्यों N15 दे रहे हैं, तो अब कई जनरेशन के बाद जो नए बैक्टीरिया बनेंगे उनके अंदर N15 पहुंच जाएगा। जैसे जब वायरस को हमने P32 में ग्रो कराया तो डीएनए में वो पहुंच गया, S35 में ग्रो कराया तो वो प्रोटीन में पहुंच गया। अब जब ई कोलाई को मैं N15 में ग्रो करा रहा हूं तो ये नाइट्रोजन कहां पहुंचेगा? प्रोटीन में, डीएनए में या आरएनए में? कहां पे? तीनों में। प्रोटीन में आरएनए नहीं, प्रोटीन में नाइट्रोजन नहीं है ना? डीएनए में है नाइट्रोजन, आरएनए में है, हर जगह पहुंच गए। मुझे किससे मतलब है? डीएनए से। मुझे केवल डीएनए से मतलब है, तो मैं एक ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए आपको दिखा रहा हूं, एक ई कोलाई का। और अब कलर जो मैंने ली वही मैं यूज करूंगा। N15 को मैं रेड से दिखाऊंगा और N14 को ब्लैक से। तो जब ई कोलाई को कई जनरेशन तक N15 मीडियम में ग्रो कराया गया तो इस ई कोलाई के जो प्रोजनी है उनका डीएनए कैसा हो गया? N15। दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं? N15। ठीक है? और इस N15 वाले डीएनए को आप क्या कहोगे? हैवी डीएनए। दिस इज हैवी डीएनए। अच्छा, अब इस हैवी डीएनए वाले ई कोलाई को ग्रो कराया जाएगा N14 मीडियम। अब इसे N14 मीडियम में ग्रो कराया जाएगा और आप जानते हैं ई कोलाई का सेल साइकिल 20 मिनट का, तो 20 मिनट में ये एक ई कोलाई डिवाइड करके 2 ई कोलाई बनाएगा। मतलब 20 मिनट में इनकी पहली जनरेशन आ जाएगी, फर्स्ट जनरेशन आपको मिलेगी। मैंने एक बैक्टीरिया लिया जिसके पास हैवी डीएनए। अब इस एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया में नहीं दिखा रहा हूं, मैं बैक्टीरिया भी बना के दिखा सकता हूं, लेकिन उसके डीएनए पे फोकस कर रहा हूं। अब जब एक बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया बनाएगा तो दोनों के पास डीएनए जाएगा, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और डीएनए का रेप्लिकेशन कब होगा? कब?
जस्ट प्रायर टू फिशन, बैक्टीरिया के डिवाइड करने से पहले। प्रोकैरियोट में कोई एस फेज नहीं होती, ये भी आज जान लीजिए। जो G1 G2 सब फेजेस आपने पढ़ी है यूकैरियोटिक सेल साइकिल के लिए, आप बैक्टीरिया की बात कर रहे हो। ये भी नीट 2017 में क्वेश्चन आया था कि ई कोलाई में डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज आंसर था, ऑप्शन था, लेकिन आंसर नहीं था वो। डीएनए का रेप्लिकेशन फिशन से, डिवीजन से जस्ट पहले हुआ। और मैंने अभी अभी तरीका सिखाया कि रेप्लिकेशन कैसे होता, ध्यान दीजिए। रेप्लिकेशन जब होगा तो दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो मैं दोनों को अलग कर रहा हूं, ठीक है। मैं इन दोनों स्ट्रैंड को अलग कर रहा हूं। ये देखिए, दिस इज N15 और ये हो गया N15। अब जैसा मीडियम होगा उस आधार पे आप नया स्ट्रैंड बनाओगे। दोनों पे नया स्ट्रैंड बनेगा और नया स्ट्रैंड किस आधार पे, मीडियम N14 मैंने लिया है। नहीं दिया जाएगा तो आपको यही लेना है। शुरुआत आप हमेशा हैवी से करोगे मिजेल्सन स्थॉल में, और हर जगह मीडियम N14 लोगे। तो नए मीडियम के आधार पे मैं नया डीएनए बना दे रहा हूं ऐसा, ठीक है। अब ये वाला क्या हो गया, N14, दिस इज N14। ये देखिए क्या हो गया, N14। एक बैक्टीरिया के अंदर ये वाला डीएनए गया, दूसरे बैक्टीरिया में ये गया। क्योंकि एक बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा तो कितने डॉटर बनेंगी, 2। दोनों बैक्टीरिया में ये डीएनए गए। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि यहां पर 20 मिनट के बाद कितने % बैक्टीरिया में हैवी डीएनए होगा, कितना, 0%। ये हैवी है, ये हैवी डीएनए है, ये हैवी है, नहीं है ना। अगर दोनों स्ट्रैंड N15 है तो हैवी, दोनों N14 है तो लाइट, और एक N14 एक N15 है तो दिस इज हाइब्रिड डीएनए, दिस इज हाइब्रिड डीएनए। तो दोनों डीएनए, ये दोनों डीएनए कैसे हैं, हाइब्रिड डीएनए। तो आंसर हो गया 100%। कोई भी हैवी डीएनए नहीं है, ना ही कोई लाइट है, 100% हाइब्रिड। एक जनरेशन के बाद 4 जनरेशन तक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो मैं 4 जनरेशन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। एनसीईआरटी में 2 जनरेशन दी गई हैं और 2 जनरेशन एनसीईआरटी ने अपने टेक्स्ट बुक में पूछी है आपसे, तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, समझ लीजिए। मैं टाइम दूंगा इसके लिए, आधे घंटे का टाइम मिलेगा छापने के लिए इसको, आप बस समझ लीजिए। अब अगली जनरेशन में मैं चल रहा हूं, मीडियम वही रखिएगा हमेशा, N14। टाइम शुरुआत से काउंट करिएगा, 20 मिनट के बाद अब अगली जनरेशन, अगली 20 मिनट में टोटल टाइम 40 मिनट, और अब पहुंचेंगे सेकंड जनरेशन। अब आपके पास ध्यान दीजिए कितने डीएनए हैं, 2, कितने स्ट्रैंड, 4। अब 2 बैक्टीरिया हैं तो कितने बनेंगे, 4। तो आप क्या करेंगे, दोनों स्ट्रैंड को अलग करिए। ध्यान दीजिए, दोनों स्ट्रैंड को मैं अलग कर रहा हूं। एक कैसा है, N15, ध्यान दीजिए, एक स्ट्रैंड है N15 और दूसरा N14, दोनों में अलग कर दे रहा हूं। N14, इसमें भी 2 हैं, N14 है, N15 अलग कर दे रहा हूं। N14 और N15। अब नया स्ट्रैंड किस आधार पे, मीडियम के आधार पे। मीडियम इज N14, N14 इज ब्लैक। तो मैं नया बना दूं, ये देखिए, अब मुझे बताइए ये वाला कैसा है, हाइब्रिड, ये वाला लाइट, ये वाला
लाइट और ये दिस इज हाइब्रिड। तो अब एग्जाम में अगर आपसे सेकंड जनरेशन में पूछा जाए कि भाई हाइब्रिड डीएनए का और लाइट डीएनए का मुझे रेशियो बताइए, 1:1, 50-50%। 2 हाइब्रिड मिले 2 लिखिए, यहाँ 2 लाइट मिले 2 लिखिए, दोनों को 2 से डिवाइड करिए, 1:1 रेशियो, 50-50%। 2 जनरेशन का आंसर मिल गया 1:1। अभी मैं तरीका सिखाऊंगा 10 सेकंड वाला भी, आपको पहले ये जान लीजिए, क्योंकि ये आप सीख लेंगे तो एग्जाम में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं चलता हूं अगली जनरेशन में। अगले 20 मिनट में 4 बैक्टीरिया डिवाइड करके 8 बनाएंगे, तो टाइम हो गया 60 मिनट। और ये आएगी थर्ड जनरेशन, ये भी मैं करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड हैं, दोनों को अलग करना है। एक कैसा है रेड N15, एक N15 और दूसरा कैसा है N14। इनको अलग किया। ये दोनों कैसे हैं N14, दोनों को अलग करते हैं, N14 N14। इसमें दोनों कैसे हैं N14, अलग कर लेते हैं, N14 N14। इसमें एक N14 और एक N15। इतने में किसी को दिक्कत? 4 डीएनए थे, मैंने 8 स्ट्रैंड को अलग कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक नया स्ट्रैंड बनाना है, किसके आधार पे? मीडियम। बस बना दीजिए ऐसे। फिर से वही निकालना है। तीसरी जनरेशन में हाइब्रिड लाइट, बताइए कितने हाइब्रिड? हाइब्रिड कितने? 2। एक ये हाइब्रिड है, दूसरा ये। 2 हाइब्रिड लाइट कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1:3 का रेशियो। अब चौथी जनरेशन मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ये आपको बतानी होगी, ठीक है। मीडियम वही रहेगा N14। टाइम हो जाएगा टोटल 80 मिनट, मतलब 4th जनरेशन। अब आप इमेजिन करिए, इसके आगे मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, आप इमेजिन करिएगा। 8 डीएनए, कितने स्ट्रैंड? 16। और 16 में हाइब्रिड 2 ही रहेंगे। 16 में आपने कहा कितने हाइब्रिड? 2। तो लाइट 14 1:7। तो क्या मुझे 5वीं जनरेशन का रेशियो बता सकते हैं? बताइए। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है ना, तो 1:15। क्योंकि 16 अब डीएनए है ना, तो कितने स्ट्रैंड होंगे? 32। और हाइब्रिड 2 30, लाइट 2:30, 1:15। अब तो क्वेश्चन देख के आप आंसर कर लोगे। रूल ये है, पहला रूल ये है कि हर जनरेशन में 2 हाइब्रिड। रूल यहां पर मिजरसन स्टॉल का पहला ये है कि 2 हाइब्रिड होंगे, और दूसरा कोई रूल नहीं है। तो एक ही नियम है केवल। आप कोई जनरेशन चेक करवा दूंगा आपको। पहली जनरेशन देखें, पहली जनरेशन में हाइब्रिड कितने? 2। दूसरी जनरेशन में 2। तीसरी जनरेशन में 2। तो बस अब आपको जब भी आंसर करना हो, जैसे आपसे कहा गया कि एक बैक्टीरिया है और 3 बार डिवाइड करता है, तो इसको 3 बार डिवाइड कर भाई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 3 बार डिवाइड कर दिया, 1 2 3। अब पूछे कि भाई अब इन 8 में रेशियो जरा बताइए हाइब्रिड और लाइट का। तो अब समझिए, अब इन 8 में से 2
हाइब्रिड 3, 2 हाइब्रिड 6, लाइट 2:6, 1:3। थर्ड जनरेशन में कितना रेशियो आया? 1:3। थर्ड जनरेशन में 1:3। मतलब ये बात बहुत ही आसान है, ये बात समझना बहुत ही आसान है कि हमेशा हर जनरेशन में हाइब्रिड डीएनए तो होंगे। हैवी कोई मिलना ही नहीं है कभी भी। तो हैवी कभी भी पूछा जाए 0, और लाइट पहली जनरेशन में नहीं मिलेंगे, बाकी हर जनरेशन में लाइट आपको मिलेंगे। हर जनरेशन में, पहली जनरेशन को छोड़ के। पहली जनरेशन में दोनों कैसे होंगे? हाइब्रिड। तो ये कुछ बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आप देख के आंसर कर लेंगे। जैसे आपसे पूछा गया 2 जनरेशन के बाद बताइए, तो 2 जनरेशन के बाद 4 डीएनए, और 4 में से 2 हाइब्रिड, 2 लाइट, 1:1, खत्म। अब आपसे चाहे 10 जनरेशन में पूछ ले, आप आंसर कर पाओगे। आपसे 6 जनरेशन, 7, और मैक्सिमम लिमिट है 4 की, और 4 के बाद कभी पूछेगा ही नहीं आपसे क्वेश्चन। एनसीईआरटी में 2 जनरेशन तक आंसर दिया गया है। एनसीईआरटी ने आपसे पूछा है तीसरी और चौथी जनरेशन का, मैंने आपको 5वीं 6ठी जनरेशन तक बता दिया है कि कैसे आप आंसर करेंगे, और देख के ये एग्जाम में कभी ऐसे बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने दिखा दिया है बना के कि ऐसा होता है। यहाँ पे आपको बेसिक सीखना था कि जब भी रेप्लिकेशन होगा दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, और यहाँ से साबित हो रहा है ना कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता, देखिए डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, एक स्ट्रैंड ओरिजिनल और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड, तो ये प्रूफ हो रही बात यहाँ पर। तो 1958 में प्रोकैरियोट ई कोलाई में मिजल्सन स्थॉल ने, और उसी साल 1958 में टेलर नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने विशिया फाबा ये प्लांट है यूकैरियोट, इसमें सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूफ किया। और टेलर ने जो मटेरियल लिया, दिस इज रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। थाइमिडीन इज न्यूक्लियोसाइड। मिजल्सन स्थॉल ने अमोनियम क्लोराइड लिया जिसका नाइट्रोजन हैवी है, और टेलर ने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया, विशिया फाबा को लिया एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। तो फिर से जरा इस बात को समझिएगा, 3 चीजें। डीएनए replication scheme was given by Watson and Crick, and this replication scheme is named as semi-conservative DNA replication. Semi-conservative DNA replication was proved in prokaryote by Michelson and Stoll, and in eukaryote by Taylor in the same year 1958. ई कोलाई एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और विशिया फाबा एक प्लांट है, दिस इज यूकैरियोट। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को प्रोकैरियोट में मिचेल्सन स्थॉल के द्वारा और यूकैरियोट में टेलर के द्वारा एक ही साल में 1958 में प्रूफ कर दिया गया। तो रेप्लिकेशन होता कैसे है सेल के अंदर, ये नेक्स्ट टर्म पे हम सीखेंगे। आज मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दी, और इस रेप्लिकेशन के स्कीम के जो भी क्वेश्चन है अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा, हर जनरेशन में हाइब्रिड डीएनए 2 होंगे।